So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 5 of ideal gases. So till now we have done, if I talk about physical chemistry, we have done mole concept and concentration terms on YouTube, and redox and equivalent concept also completed, and ideal gases जो है हमारा ये चल रहा है। पांचवा लेक्चर है आज। इसके पहले हमने पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं और जो नॉर्मल गैस लॉज हैं अलॉन्ग विथ जितने टाइप के प्रॉब्लम्स उसमें बन सकते हैं मैक्सिमम उसको हमने कवर किया है। आप पिछले पूरे लेक्चर्स देखकर ही यहाँ आएँ, तभी आपको एक बेहतर सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। और जो टेस्ट पेपर्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको केम IIT ऐप पर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस और इसके जो डिस्कशन भी हैं इसको भी मैं ओपन करवा दे रहा हूँ, सभी बच्चे उसको देख सकते हैं। अप टू आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, वो ओपन है केम IIT ऐप पर। आप वहाँ टेस्ट दे सकते हैं और डिस्कशन भी जो हुआ है उसको देख सकते हैं वीडियो सोल्यूशन से। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐप को आप इंस्टॉल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स चल रही और ये कोर्स लाइव कोर्स है। लाइव क्लासेस होती हैं रेगुलर एट 10 o'clock और बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बातें होती हैं जो आपको जेईई एडवांस के लिए ज़रूरत है। अगर आपको एकदम सही जितना समय देना है उतना समय देकर पढ़ाई करनी है तो फिर आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, एकदम जितना समय चाहिए जिस टॉपिक को, एकदम उतना ही समय हम देते हैं। टू द पॉइंट बातें होती हैं, इधर उधर की टाइम पास बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पांचवा लेक्चर। एंड this we will start with the kinetic theory of gases. So write down the topic KTG। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, आप सिमिलर ही पढ़ते हैं, बट इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह आएगा, वो शायद आपकी फिजिक्स में नहीं है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समथिंग जो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन बना था पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इसको, उस आइडियल गैस इक्वेशन को, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को ये सपोर्ट करता है। मैं कहूँ तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हम इसी से डिराइव करेंगे। जी हाँ, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो यहीं से डिराइव होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम देखेंगे कैसे होता है। तो उसके पहले ना हमें कुछ पोस्टुलेट्स लिखने पड़ेंगे, कि इस थ्योरी के क्या एजम्पशंस हैं, क्या पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के। और मैं फिर से बता दूं आपको, जो एक्चुअली पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी डिराइव होता है वो यहीं से डिराइव होता है। ठीक है, वो तो इंडिपेंडेंटली गैस लॉस थे, उनको हमने कंबाइन करके एक तरह से पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिख दिया था, मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया। बट इसमें हम देखेंगे क्या होता है। तो पहले तो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, पोस्टुलेट्स देखेंगे। ये टॉपिक ही थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा है, आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छे से इसकी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो पोस्टुलेट्स मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, आपको किसी भी बुक में इसके पोस्टुलेट्स मिल जाएंगे। पहला पोस्टुलेट ये है इसका कि लिखो, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस बोलूँ या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलूँ, एक ही बात है। इट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स आपके हैं, गैस के पार्टिकल्स, वो नेग्लिजिबल साइज के हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ये आपके गैस के पार्टिकल्स हैं और ये आपका गैस का वॉल्यूम है। तो कितना भी कम हो गैस का वॉल्यूम, कितना भी कम हो, इस थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि हमेशा ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी साइज नेग्लिजिबल है गैस के वॉल्यूम से। सर इनकी साइज मतलब क्या? एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप इमेजिन करो, कि जो पार्टिकल्स हैं उनको आप
एक पोर्शन ऑफ कंटेनर में लाकर रख दे रहे हो, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स है सबको ऐसा कलेक्ट करके आप एक पोर्शन ऑफ कंटेनर में लाके रख दे रहे हो, तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम और ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, सो दिस वॉल्यूम, हाँ अभी ड्रॉ करते वक्त आपको दिख रहा होगा कि नहीं सर थोड़ा सा वॉल्यूम तो है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये दूसरा पॉइंट कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं है, ना ही कोई अट्रैक्शन है, ना ही कोई रिपल्शन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ आपको गलत लग रहा होगा ये सुन के, क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हो इवन हीलियम में भी, ऑल्दो बहुत पुअर होता है वो अट्रैक्शन, बट होता है, इसीलिए हीलियम को लिक्विफाई किया जा सकता है। बट ये जो थ्योरी है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ, हाँ ऑब्वियसली यहाँ ये मान रहे, इनको भी पता होगा यार कि कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होंगी, कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, पता होगा, बट फिर भी जो थ्योरेटिकली फॉर्मूला निकालना है ना इनको, अगर वो अट्रैक्शन रिपल्शन को कंसिडर करेंगे तो उसको मेजर करने का कोई पैरामीटर उनके पास नहीं होगा, समझो मेरी बात, क्योंकि अल्टीमेटली इनको पोस्टुलेट्स को यूज करके एक इक्वेशन डिराइव करना है, और अगर वो इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे तो फिर कोई पैरामीटर देना पड़ेगा इस फैक्टर के लिए कि हाँ यार ये वाला फैक्टर जो है ये अट्रैक्शन को काउंट करता है, या ये वाला फैक्टर जो है ये रिपल्सन को काउंट करता है। तो ऐसा इनके फॉर्मूला में कोई फैक्टर नहीं है, इस वजह से इनके पोस्टुलेट्स में क्या कहा जा रहा है कि देयर इज नो, सो नेग्लेक्टिंग intermolecular forces between gas molecules, कोई भी फोर्स नहीं कंसिडर किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट लिख लो कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल्स। तीसरा पॉइंट ये हुआ। चौथा पॉइंट एक लिख लो कि प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन्स, प्रेशर जो है वो कोलिजन्स की वजह से है, कोलिजन्स की वजह से प्रेशर का जो कॉज है वो कोलिजन है, प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन्स, एंड कोलिजन्स जो है या फिर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड करता है, ऐसे समझो। ग्रेविटी वाला पॉइंट लिखे, चौथा पॉइंट हमने लिख लिया कि प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन्स, प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स कोलाइडिंग। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ, सर ऐसा क्यों हुआ, अबे पोस्टुलेट है ऐसा मानना पड़ेगा, कोलाइडिंग पार्टिकल्स। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ते हो, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हो, यही ना पढ़ते हो कि यार 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्यों ऐसा हुआ, पोस्टुलेट है, उसी के बेसिस पे आगे चीजें चलेंगी, तो बेसिस है मानना पड़ेगा कोई। तो ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि कोलिजन्स जो है वो इलास्टिक है। पांचवा पॉइंट, कोलिजन्स, जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होंगे, मतलब कि कोई नेट एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है नो नेट एनर्जी लॉस, कोई नेट एनर्जी लॉस नहीं होगा। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन्स, टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर रहेगी, टोटल
काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन। देखो सिर्फ मैं काइनेटिक एनर्जी मान रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सिंस यहाँ पर ये कह दिया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल है माना जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये नेग्लिजिबल है माना जा रहा है। ये भी टेंड्स टू जीरो ही है क्योंकि उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तो इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। इसका मतलब थोड़ा सा और गहराई से समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए कि जैसे कोई पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, कोलाइड हो रहे हैं। कोलाइड होने के बाद हो सकता है कि किसी की स्पीड बढ़ जाए, किसी की स्पीड कम हो जाए, किसी की स्पीड बढ़ जाए, किसी की स्पीड कम हो जाए, इसकी एनर्जी इसमें चली जाए, इसकी एनर्जी इसमें चली जाए, बट नेट कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नेट कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर एनर्जी का लॉस हो गया तो आप खुद ही सोचो, एनर्जी लॉस होते जाएगी, लॉस होते जाएगी, तो अल्टीमेटली रखे रखे एक समय आएगा कि गैस की काइनेटिक एनर्जी लॉस होती गई, लॉस होती गई, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो हो जाएगी एक समय, और गैस रखे रखे सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब जो कोलिजन्स हो रहे हैं वो परफेक्टली क्या है? इलास्टिक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलवेज रिमेन्स सेम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, ठीक है। इट इज पॉसिबल, लिखो ऐसा, इट इज पॉसिबल दैट individual velocity of particles में चेंज, ये चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। समझ पा रहे हो? ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। मतलब सभी की काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे आप उसको सभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो वो वैल्यू हमेशा सेम आएगी, वो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। मतलब अगर मैं कुछ इसको इस तरह से प्रेजेंट करूं कि सपोज करो ये कोई वेलोसिटी का रेंज है, ये वेलोसिटी का रेंज है, कुछ भी नंबर ले लो, u से u प्लस du, ये एक वेलोसिटी का रेंज है, या 100 से 200 मान लो, आप जो भी मानना है मान लो। ये एक वेलोसिटी का रेंज है, इसके बीच में सपोज करो n1 पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में सपोज करो n1 पार्टिकल्स हैं। सो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम थ्रू आउट ऐसा मान रहे हैं, हम थ्रू आउट ऐसा मान रहे हैं कि इस रेंज में हमेशा n1 पार्टिकल्स ही हैं, इस रेंज में हमेशा n1 पार्टिकल्स ही हैं। कितना भी छोटा रेंज ले लो आप, हम ये मान रहे हैं कि उस रेंज में हमेशा n1 पार्टिकल्स ही हैं। ऐसे कैसे सर? आपने तो कहा इंडिविजुअल चेंज हो सकता है। अरे हाँ यार, इंडिविजुअल चेंज हो सकता है, बट मान लो इस रेंज में किसी पार्टिकल का स्पीड कम हो गया तो ये इस रेंज से बाहर चला गया, तो किसी पार्टिकल का बढ़ा होगा, वो बढ़ के इस रेंज में आया होगा, ठीक है। अब वहाँ 2 4 5 पार्टिकल तो है नहीं, पार्टिकल तो भाई कितने सारे हैं, आप समझ पा रहे होगे। तो नेट हमें ऐसा एजम्पशन लेना पड़ेगा, तभी ये काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम है। अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आई शुड ऐड दिस पॉइंट हियर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी हम देखेंगे आगे कि जब हम टेम्परेचर बदलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, जब हम टेम्परेचर बदलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है ये ठीक ठीक से समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इलास्टिक है मतलब ये दो पार्टिकल्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी Ke1 थी, इसकी Ke2 थी,
टक्कर खाए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, बट जो सम था Ke1 प्लस Ke2 का, आफ्टर कोलिजन भी उनकी काइनेटिक एनर्जीज का सम उतना ही होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम इतना ही होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहती है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर एनर्जी लॉस होने लगी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा मॉलिक्यूल का। अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस रखा हुआ है, तो टक्कर खा रहे होंगे, एनर्जी लॉस अगर होता होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा, और एक समय आएगा कि काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। वो समय कभी भी आ सकता है, टाइम कितने देर में आएगा ये नहीं बता पाएंगे, हाँ, लेकिन हाँ वो समय कभी भी आ सकता है, और वो समय अगर आया तो काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो सेटल हो जाएंगे, और प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो कम होने लग जा रही होगी, प्रेशर की वैल्यू कम हो जाने लग रही होगी, बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो होंगे सेटल हो जाएंगे। ऐसा होता तो नहीं है, इसी वजह से आप ऐसा मान के चलिए, इसी वजह से ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो ये हुए कुछ पॉइंट्स। अभी एक पॉइंट और यहाँ पर आप लिखिए, उसको मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब क्या होता है कि यूजिंग दीज एजम्पशंस, यूजिंग दीज एजम्पशंस, इन एजम्पशंस का यूज करते हुए मैक्सवेल ने एक इक्वेशन डिराइव किया। मैक्सवेल डिराइव्ड एन इक्वेशन, एक इक्वेशन डिराइव किया। अब ये जो इक्वेशन है, इसको डिराइव करने के लिए यही सब एजम्पशंस लिए गए हैं, जो एजम्पशंस मैंने आपको पीछे बताए। इसको डिराइव करना, इसका डेरिवेशन कोई बहुत खास डेरिवेशन नहीं है, इतना ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए नहीं लिखा रहा आपको क्योंकि वो आउट ऑफ लेवल है, ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक फिजिक्स लगती है, और उसके बाद वो इक्वेशन डिराइव हो जाता है। केमिस्ट्री में उसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैं उसको डिराइव नहीं करा रहा, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। उसी को कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। मैक्सवेल ने डिराइव किया था, मैक्सवेल ने एक और फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले को हम आगे चल के देखेंगे। दोनों को जब क्लब किया जाता है तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी आता है। बातें दिमाग में क्लियर हुई होनी चाहिए। तो देखिए, so Maxwell derived an equation and that equation was known as kinetic gas equation. No need to go through its derivation, फिजिक्स में आप करते हैं और केमिस्ट्री में इसका कोई काम नहीं आता है। बेसिक है डेरिवेशन, बहुत मुश्किल नहीं है कि ऐसा है कि मैं नहीं करा सकता आपको, या फिर बहुत ही मुश्किल है आप समझ नहीं सकते। बहुत आसान डेरिवेशन है, किसी भी सस्ती किताब में मिल जाएगा, देख सकते हो चाहो तो। हाँ, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन जरूरत नहीं है केमिस्ट्री की। काइनेटिक गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 m n u RMS स्क्वायर। अभी इसको मैं थोड़ा इस तरह से आपको समझाता हूँ। यू RMS स्क्वायर, ये एक्चुअली में इस तरह से भी लिखा गया था जब डिराइव हुआ था ना, तो ये कुछ इस तरह से लिखा गया था। इसको मैं बता रहा हूँ, पहले इस तरह से लिखा गया था 1/3 m समेशन ऑफ यू स्क्वायर। ध्यान से समझना, समेशन ऑफ यू स्क्वायर, यहाँ पर कौन सी चीज क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है। यू RMS क्या है वो भी बता रहा हूँ, डिराइव भी करेंगे, टेंशन मत लेना भाई, सब कुछ कवर करेंगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आप जाना, इंडिया की जो भी टफ से टफ किताब होगी, जो भी मॉड्यूल होगा, जो भी इधर उधर करते हो जाके सॉल्व करना। इसके बाहर का उसमें कहीं भी कुछ आपको नहीं मिलेगा। कोई भी चैप्टर देखना है जाके देख लो आप, ठीक है। सो और आई होप आपने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री की जो कंप्लीट कोर्स है, जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो अवेल कर लिए होंगे। आप उनको देखिए, आप कोई भी चैप्टर जाके देखिए, और उसके बाद आप कोई भी मॉड्यूल, कोई भी बुक जो भी आप चाहते हैं आप लगाइए, कुछ भी आपको बाहर का नहीं मिलेगा, ठीक है। सो पी वी इज इक्वल टू 1/3 m समेशन ऑफ यू स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से आता है। अब यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, M क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, लिख लो, M क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, U स्क्वायर ये वेलोसिटी है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। समेशन U स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल टू 1/3 M
summation of u square, this is like u1 square plus u2 square plus u3 square plus u4 square plus up to plus un square, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और यहाँ पर अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया और इधर n से मैंने मल्टीप्लाई किया, समझो मेरी बात को, n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई किया, अब ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है ना, ये क्या है? इक्वेशन इस तरह से आई थी काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करने से, उसको फिर इस फॉर्मेट में लिख दिया गया। वो क्या है अब आप समझिए, यहाँ पर u1 u2 u3 u4 ये सब वेलोसिटी के मतलब पार्टिकल्स के वेलोसिटीज हैं, और हम मान रहे हैं कि सभी पार्टिकल डिस्टिंक्ट वेलोसिटीज के साथ चल रहे हैं। मतलब u1 का एक पार्टिकल है, u2 वाला एक पार्टिकल है, u3 वाला एक पार्टिकल है, और टोटल n पार्टिकल्स हैं। यहाँ n पार्टिकल्स डिस्टिंक्ट वेलोसिटीज वाले हैं, ठीक है। u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस दिस अपॉन n, इसको ये लिखा। इसी चीज को कह दिया जाता है बेटा URMS, दिस इज कॉल्ड URMS। RMS क्या है? काइंड ऑफ जैसे एवरेज निकालते हो, मीन निकालते हो, वैसा ही निकाला जा रहा है। ये भी काइंड ऑफ मीन ही देगा आपको। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर वेलोसिटीज का मीन निकाल के रूट कर देना है। तो स्क्वायर वेलोसिटीज का, ये दीजिए, वेलोसिटीज का स्क्वायर किया प्लस 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 UN स्क्वायर का मीन निकाला, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n बोल रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्टिंक्ट वेलोसिटीज वाले हैं, और इसका रूट कर दिया, तो इसी को कहते हैं URMS। URMS इसका आगे चल के एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी देंगे, बताएंगे कैसे डिराइव हुआ है, कैसे आया है, बट अभी फिलहाल URMS को मैंने बस डिफाइन किया, आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। तो इसी का स्क्वायर करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा, URMS स्क्वायर करोगे सो आपको ये रूट खुल जाएगा, और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो n यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो नाउ वी हैव द काइनेटिक गैस इक्वेशन विद अस। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मीनिंग वही बात है। सो व्हाट इज दैट इक्वेशन? PV इज इक्वल टू 1/3 m n URMS स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कि ये m क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। टोटल, ये मोल्स वोल्स नहीं है, ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड URMS इज RMS वेलोसिटी, काइंड ऑफ मीन ही है यार, एवरेज ही तो निकल रहा है। अब एवरेज का डेफिनेशन सोचो, जब एवरेज किसी चीज का निकालना है, तो जिसने भी एवरेज का डेफिनेशन बनाया होगा उसने सिंपल तरीके से बना दिया होगा कि यार सबको सम करके डिवाइड बाई n कर दो। अगर वो ऐसा करा होता कि स्क्वायर करके डिवाइड बाई n करो, तो आप कोई सवाल नहीं उठाते, आप बोलते हाँ ठीक है, इससे भी तो एवरेज टाइप का ही कुछ आ रहा है। या फिर कोई बोलता नहीं, क्यूब करके डिवाइड बाई n क्यूब कर दो, तो सबके लिए वही कर रहे हो, तो वो एवरेज का डेफिनेशन वही बन जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एवरेज का वही डेफिनेशन है, हाँ वो सिंपल है इसलिए वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। होने के लिए ये भी हो सकता है, ये भी एवरेज है एक तरह से, ठीक है। तो URMS इस तरह से आता है। अब इसमें आप देखिएगा, अभी आगे एक और रिलेशन मैं आपको दूंगा। तो यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का इक्वेशन आएगा, काफ़ी बड़ा सा खतरनाक सा दिखता है, लेकिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। बहुत मज़ा आता है वो सब टॉपिक्स पढ़ाने में मुझे। क्यों मज़ा आता है सर? क्योंकि वो टफ है और सबके बस की नहीं है, सीधी बात है, ठीक है, इसीलिए। सो यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन, so using Maxwell Boltzmann equation, further we will get a formula URMS is equals to under root of 3RT by m। सर ये कहाँ से आ गया? बताएंगे कहाँ से आया, अभी बस आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से आता है। बहुत सारे सस्ते मास्टर लोग होते हैं, बोल देते हैं एक्सपेरिमेंट से आया, अज्ञानता का प्रतीक है और कुछ नहीं। ये एक्सपेरिमेंट वगैरह से नहीं आया है, ये थियोरेटिकली इक्वेशन से आया है, ठीक है, थियोरेटिकली इक्वेशन से आया है।
आई विल शो यू हाउ कैसे आया है, कोई एक्सपेरिमेंट से नहीं आया। सस्ते मास्टरों को क्या होता है ना, कोई चीज़ लगता है अरे यार ये कैसे करें, कहाँ से करें, तो उनका एक ही जवाब होता है, अरे ये एक्सपेरिमेंट से आया है। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट से नहीं आया है। हम अभी इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन से हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो ये निकल कर आएगा। अगर मैं इसे यहाँ डायरेक्ट यूज करूँ, ये भी मैक्सवेल नहीं दिया, ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैक्सवेल से ही आई, ये भी मैक्सवेल ने दिया। यहाँ पुट करूँ तो क्या मिल रहा है, यहाँ पुट करूँ तो मिल रहा है PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n URMS विच इज 3RT/m, m इज द मोलर मास। अच्छा, m इंटू n क्या है, m इंटू n क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, तो m है एक पार्टिकल का मास, n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो m इंटू n इज एक्चुअली टोटल मास। तो टोटल मास अपॉन मोलर मास, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। सो PV इज इक्वल्स टू 1/3, अब 3 भी कटता हुआ दिख रहा है आपको, 3 भी कटता हुआ दिख रहा है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, सो दिस इज nRT। So this is how we have got PV is equals to nRT, which is ideal gas equation. ये आइडियल गैस इक्वेशन है। और जो रियल गैसेस होते हैं वो इस इक्वेशन को, अब आप थोड़ा सा फील आ रही होगी आपको कि हाँ यार, ये इक्वेशन को बनाने के लिए देखो हमने क्या एजम्पशंस लिए, हमने कुछ ये एजम्पशंस लिए। ऐसा नहीं कि ये सब एजम्पशंस गलत हैं, बट हाँ यार, ये पहले वाला जो एजम्पशन है इसमें हमने ये पार्टिकल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना है, एक पॉइंट। दूसरा, ये तो आपको समझ आ ही रहा है कि यार ये तो गलती है कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी नेग्लेक्ट किया है। तो ये जो दो पोस्ट्यूलेट्स हैं ना, ये आगे चल के इसके काल बन जाएंगे। काल बन जाएंगे मतलब जो डेविएशन आएगा रियल गैसेस में, एग्जैक्टली ओबे नहीं करेंगे PV इज इक्वल टू nRT को, वो इन्हीं दो कारणों की वजह से होगा। अभी मत लिखना इस पॉइंट को, आगे लिखवाएंगे रियल गैसेस में। तो ये दो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, तो इनको ऐसा मानते हुए हमने PV इज इक्वल टू nRT डिराइव किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक कंक्लूजन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कहते हैं आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का मतलब ये हो जाता है कि आइडियल गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम के हैं, पार्टिकल्स आर ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नेग्लिजिबल वॉल्यूम के पार्टिकल्स हैं। और दूसरी बात कि पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दी पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं। ये हुआ दूसरा पॉइंट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, अब क्या, अब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, सो मोर अबाउट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत यूज़ किया है ना, हर जगह यूज़ करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन वहाँ थर्मोडायनेमिक्स में मैं रियल गैसेस के साथ भी यूज़ करता हूँ, आइडियल गैसेस के साथ भी यूज़ करता हूँ, सबके साथ यूज़ करता हूँ। ये स्टेटमेंट जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करूँगा, दोनों में फ़र्क है, समझिए। नहीं समझते हैं बच्चे इस बात को, वो सेम ही सोचते हैं। ठीक है, वो सेम ही सोचते हैं। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, पहली चीज़ तो ये मैं आइडियल गैसेस की बात कर रहा हूँ, और आइडियल गैस की भी जो काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूँ, जो मैं काइनेटिक, ऐसे ही इसको बोलते हैं थ्योरी एकदम साउंड करना, एकदम पक्की होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो बोलते हैं ना आप, अरे सर बेसिक आता है मुझे, अरे नहीं आता, बेसिक ही सबसे मुश्किल चीज़ होती है। बेसिक का डेफिनेशन आपके मन में जो है ना वो गलत बना हुआ होता है। जो मेरे को कभी कभी मैसेज आते रहते हैं ना बच्चों के, सर मेरा बेसिक आता है, मेरे को बस थोड़ा सा एडवांस में प्रॉब्लम आती है।
अरे भाई बेसिक ही नहीं आता है, मैक्सिमम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक ही नहीं आता है। और बेसिक अगर आ जाए ना तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बेसिक ही बहुत मुश्किल है इसका। हाँ, कहाँ क्या एजम्पशन है, कहाँ क्या मान रहे हैं, क्या अप्रॉक्सीमेशन है, इसको बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल्स। और जेई एडवांस फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है फिजिकल केमिस्ट्री की बात करी जाए तो। पहला कि काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये जो स्टेटमेंट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ये आइडियल गैसेस के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात, यहाँ मैं काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और जो मैं थर्मोडायनेमिक्स में यूज करता हूँ इस स्टेटमेंट का, तो वहां पर मैं पूरी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा होता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, हर तरह की काइनेटिक एनर्जी का सम, वो है टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करके यहाँ प्रूव करूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते हैं, समझते हैं कैसे आ रहा है। सो यस, लिखिए काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन वाज पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर, ये लिखा। नाउ यू आर एम एस स्क्वायर, अब यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन। एंड नाउ यहाँ एक मोल की बात करते हैं। चलो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मान लो गैस का 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये है टोटल मास ऑफ द गैस। और 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। 1 मोल का मास मोलर मास होता है, तो पी वी विल बी इज इक्वल्स टू 1/3 मोलर मास इंटू यू स्क्वायर, इंटू यू स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब एक काम करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिवाइड करते हैं, तो ये देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है। ये हाफ एम वी स्क्वायर बनेगा, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर और यू स्क्वायर वट एवर multiplied by 2/3. So what is this? This is actually kinetic energy per mole. For 1 mole this is the kinetic energy. So what we are getting is PV is equals to, ये आसान चीजें हैं बेटा, ध्यान से देखो एक बार समझ आ जाएगा। PV is equals to kinetic energy per mole multiplied by 2/3 and PV is actually equal to RT. PV is equal to RT for 1 mole using ideal gas equation. So we can say that kinetic energy per mole is actually equal to 3/2 RT. ये बन गया 1 मोल के लिए, ऐसा बन गया 1 मोल के लिए, ये बन गया। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, रिमेंबर दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यस। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी बना है। और इसी को अगर n मोल के लिए चाहिए, फॉर n मोल्स, so this will be multiplied by n. So kinetic energy for n moles will be 3/2 nRT. For 1 mole, या फॉर 1 मोल तो ये हुआ। फॉर 1 मॉलिक्यूल अगर बात की जाए, फॉर 1 मॉलिक्यूल दिस विल बी 3/2 RT। एक मॉलिक्यूल के लिए, 1 मोल के लिए इतना, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो दिस R by Na is still a constant which is called Boltzmann constant। 3/2, देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो कुछ कांस्टेंट्स वो निकाल रहे हैं, तो अपने नाम पे उसका नामकरण कर रहे हैं, यस। तो Kb इंटू टी, क्योंकि काइनेटिक गैस इक्वेशन और उसमें मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन इन दोनों का कंट्रीब्यूशन था। सो दिस इंटू KBT। अब इसकी कोई वैल्यू होगी, KB की वैल्यू की कोई अहमियत नहीं है, बट फिर भी टाइम पास के लिए लिखवा देता हूँ। सो K इज एक्चुअली इक्वल टू, KB की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 की पावर ऑफ -16 अर्ग्स। काम नहीं आएगा ये वैल्यू आपको, जस्ट इग्नोर इट। सो तो इन तीनों फॉर्मूलाज से क्या समझ आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ
टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर का फंक्शन है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हुआ आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो इनिशियल पोर्शन था वो हमने किया है खत्म। और अब आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ये टॉपिक है। और ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, टफ टॉपिक है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। चलिए लिखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इससे सवाल आएगा, अगर मेरी बात को सुनना, जो चीज़ कहता हूँ एकदम खरी बात है, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि PV = nRT पे सवाल आएगा, तो वो आपको थ्योरी बहुत ही कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे, उसी से समझ आए। ये टॉपिक, इससे कोई न्यूमेरिकल से मेरिकल नहीं आने वाला, आएगा तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा। हो सकता है नंबर्स यूज़ हो जाए थोड़े बहुत, बट वो होगा कॉन्सेप्चुअल सवाल। अगर थ्योरी पता है, एक एक बात समझ में आई हुई है, तभी बना पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि हिला पाओ क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर एक स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। इन्होंने थ्योरेटिकली एक फॉर्मूला डिराइव किया, जिसकी मदद से उसने कहा कि हम एक रेंज में, ध्यान से सुनना, स्पीड की एक रेंज में, जैसे मानो u से u + du या 100 से 200 के बीच में, एक रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं वो हम बता सकते हैं। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है अगर आप सोचो तो। हाँ, एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या क्या आप बता सकेंगे इस फॉर्मूले से कि एक रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं, ये बता पाएंगे। बट पर्टिकुलर स्पीड में कितने पार्टिकल हैं, पर्टिकुलर स्पीड पे कितने पार्टिकल हैं, ये हम इस इक्वेशन से नहीं बता पाएंगे। 2 पॉइंट्स हैं, शुरुआती लिखें। जो इक्वेशन अभी हम लिखने वाले हैं, उस इक्वेशन से पहली चीज क्या बता पाएंगे कि इस रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं। दूसरी चीज कि उस पर्टिकुलर स्पीड पे कितने पार्टिकल हैं, ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, ऑल्दो हम जब उस रेंज को बहुत छोटू कर दें, बहुत छोटू कर दें अगर रेंज को, तो फिर उसको अप्रॉक्सीमेट क्या कर लिया जाता है, जैसे मान लो रेंज को हमने बहुत छोटू कर लिया, क्योंकि हम तो जिद्दी हैं, हम बोल रहे हैं भाई कैसे नहीं निकाल सकते, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे कैसे नहीं निकाल सकते, निकालेंगे, हम तो निकालेंगे। तो हमने एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि हम वो जो रेंज, उसने कहा रेंज पे निकाल सकते हो, तो रेंज को बहुत छोटू कर दो, बहुत छोटू, जैसे मान लो 100 से 100.1 ऐसा रेंज कर दो, 100 से 100.1 ऐसा रेंज कर दो। उस रेंज पे कैलकुलेट करो, उस रेंज पे कैलकुलेट करो, और फिर बोलो यार ये 100 से 100.1 का क्या ही फर्क पड़ता है, सबको 100 ही मान लेते हैं, ज्यादा एरर नहीं आएगा, सबको 100 ही मान लेते हैं। और ये मानते हुए हम कहते हैं कि हाँ 100 मीटर/सेकंड पर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। बात थोड़ी घुसी होगी दिमाग में, सर ठीक है घुस तो गई, इक्वेशन तो बताओ। अरे बता रहे हैं इक्वेशन, पहले ये 2-3 बातें दिमाग में घुसा लो, फिर इक्वेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे आप। चलो इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन देख के ऐसा नहीं कि सर इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा तो क्या करेंगे, नहीं आएगा न्यूमेरिकल, सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाया गया इक्वेशन। इस इक्वेशन का भी डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन आपको एटकिंस में मिलेगा, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो देखने की, ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है, बस इक्वेशन को देखिए, खुश रहिए। ठीक है, इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन इज dn = 4πn इंटू m बाय, पहले तो मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्या है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। 3/2 इंटू यू स्क्वायर e की पावर ऑफ -mu² -mu² बाय 2RT इंटू du। सो ये है हमारा इक्वेशन। कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंट से आया? अबे नहीं, थ्योरेटिकली आया, एक्सपेरिमेंट से नहीं आ जाता सब कुछ। ठीक है,
तो ये आया थ्योरेटिकली, इसमें कौन सी चीज क्या है वो बताते हैं। देखिए सबसे पहले ये n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है n। u क्या है, u वेलोसिटी है, du क्या है, du भी वेलोसिटी है, बता रहे हैं अभी रेंज है वो, m मोलर मास है, u पता है, rt पता है, टेम्परेचर है, rt पता है, dn क्या है, हाँ dn समझ में आ जाएगा तो u और du भी समझ आ जाएगा। dn सबसे इंपॉर्टेंट है, dn यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, dn ही है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस रेंज में, किस रेंज में, u से u प्लस du के रेंज में। दूसरा दिमाग में बात, u से u प्लस du के रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं, तो dn पार्टिकल्स हैं। सो dn इज एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन u एंड u प्लस du। अब du भी समझ आ गया होगा, u भी समझ आ गया होगा, u स्पीड है ऑब्वियसली। तो इस इक्वेशन की मदद से हम बता सकते हैं कि किस रेंज में कितने पार्टिकल है, ऑल्दो उसके लिए हमें करना होगा इंटीग्रेट। समझ रहे हो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। ऑल्दो करवा नहीं रहे यहाँ इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखो यहां पर सपोज करो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि n तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पता है हमको, m मास पता है, t टेम्परेचर पता है, वगैरह वगैरह सब चीजें पता है। बस मैंने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पर u की कुछ वैल्यू रखी u1 से लेके u2 तक और इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो dn की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, dn की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब u1 से u2 के बीच, u1 से u2 के बीच कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मुझे मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही बता रहा है, u1 से u2 के बीच। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर रेंज बड़ी है, मान लो जैसे, इसीलिए मैंने कहा ना, क्या कहा आपको कि भाई रेंज के बीच में कितने हैं निकाल सकते हो, गिवन स्पीड पे कितने वो निकाल पाना इस फॉर्मूले से संभव नहीं है। तो अब देखो सपोज करो, मैं फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करूंगा, हाँ सपोज करो कि मुझे इस रेंज में निकालनी थी वैल्यू, ठीक है, मुझे एक रेंज में वैल्यू निकालनी थी, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट आप अगर आपने रेंज बहुत छोटी करी, देखो इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेट करने से आप नहीं बच सकते, तो पहले लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स से u1 to u2 we can find, we can calculate number of particles between u1 and u2 speed, कितने पार्टिकल्स हैं वो कैलकुलेट हो सकता है। और अगर ये रेंज बहुत छोटा करें ना हम, तो फिर इंटीग्रेट नहीं भी करोगे तो चलेगा। ऐसे कैसे सर, ठीक है इंटीग्रेट नहीं करोगे तो थोड़ा एरर आएगा, बट जो एरर होगा वो कम होगा। तो समझ पा रहे हो, मान लो अगर 100 से 200 है, 100 से 200 है, 100 से 200 है, तब तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, काफ़ी एरर आ जाएगा, नहीं तो ये मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर यही चीज़ में बहुत कम कर दिया मैंने रेंज, मतलब मान लो मैंने ऐसे कर दिया 100 से 100.1 ऐसा कर दिया, 100 से 100.8 ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, u कितना है, u है 100, du कितना है, du है 0.1। तो जैसे ही आप रेंज को कम करते जाओगे ना, तो जो एरर आएगा वो कम हो जाएगा। और ऑल्दो अगर आप एक्यूरेट चाहते हो आप इसको इंटीग्रेट करो, जो कि किया जा सकता है, हाँ ऑल्दो अभी नहीं करेंगे, किया जा सकता है, वैल्यूज पुट करें तो किया जा सकता है, तो आपको वैल्यू मिलेगी। बट अगर मान लो आपको इक्वेशन दे दिया, वैसे कभी नहीं आएगा ऐसा सवाल, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ
कि इक्वेशन दे दिया 100 से 100.1 के बीच में कितने पार्टिकल हैं, विदाउट इंटीग्रेशन निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, ये सब पैरामीटर्स तो पता ही है, ये भी पता है, ये भी पता है, u की जगह पे 100 रख दोगे, du की जगह पे 0.1 रख दोगे, और ये कैलकुलेट अगर हो जाए, जो कि मैं फिर से बोल रहा हूँ आएगा नहीं ऐसा कोई कैलकुलेशन करना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ, तो इसके बीच में रखें तो क्या मिल जाएगा, dn मतलब कितने पार्टिकल्स हैं इससे इसके बीच में, ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि पर्टिकुलर स्पीड पे कितने पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकता। लिखो, यूजिंग दिस we directly cannot get total number of particles traveling at a particular speed, particles traveling at a particular speed, we cannot get this, ये नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या करने बताया मैंने ये बोला कि जब आप ना रेंज को बहुत छोटा ले लो, रेंज को एज्यूम कर लो आप, कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स बता रहा हूँ भाई, इसके बिना ना वो जो ग्राफ पढ़ते हो एक एनसीईआरटी में भी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मॉलिक्यूलर स्पीड, उसका ग्राफ पढ़ते हो, वो ग्राफ तो बस एनसीईआरटी में ऐसे ही बना हुआ है, या फिर आप कोई भी किताब में देखोगे तो ग्राफ ऐसे ही बना रहता है, बस हाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देता है, लेकिन उसके पीछे क्या अप्रोक्सीमेशंस लगे हैं वो सब आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये सब किताबों में नहीं मिलेगा। कोई भी किताब आप मेरे को बता देना, हाँ जहाँ पर ऐसा बताया गया है, तो फिर मैं मान जाऊँगा आपको कि हाँ यार किताबों में आपको मिला है, किताबों में ये नहीं मिलेगा आपको। चलिए, कुछ लोग होते हैं ना ज़बरदस्ती डीलिंग मारने के लिए एकदम चिल्लर से चिल्लर चीज़ को बोलते हैं, ये किताब में नहीं मिलेगा, हंसी आ जाती है देख के कभी कभी, तो ये सच में नहीं मिलेगा आपको। एज्यूम करो कि जो रेंज है ये बहुत छोटी, रेंज अगर बहुत छोटी अगर हम माने, रेंज इज टू स्मॉल, रेंज अगर बहुत छोटी है तो जैसे 100 से लेके मान लो 100.01 ऐसी रेंज आपने ले लिया, अब इसके बीच में पार्टिकल्स होंगे, अब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हो सकता है 100.005 वाला हो, 100.007 वाला हो, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये सब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसका जो dn है ये कैलकुलेट कर लिया आपने, जी सर बिल्कुल कर लिया हमने, कहाँ से किया, उस इक्वेशन से किया, करा जा सकता है, हाँ करा जा सकता है, ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अरे यार ये रेंज ना बहुत छोटी है, ये रेंज बहुत छोटी है, तो ऐसा करते हैं कि अब इसको 100.005 100.007 ऐसा क्यों बोले, हम इसको 100 बोल देते हैं, हम इसको क्या बोल देते हैं, 100 बोल देते हैं। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, दिस अप्रोक्सीमेशन हैज बीन टेकन। तो मैंने यहाँ लिखा कैन नॉट डायरेक्टली वी कैन नॉट गेट दिस थिंग, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली वी कैन गेट इट यूजिंग दीज काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। हाँ अब ये मिल जाएगा आपको कि 100 पे कितना है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ एवरेज स्पीड कैसे निकाला जा सकता है, एवरेज स्पीड कैसे निकाला जा सकता है। देखो अब एवरेज स्पीड, अब इसने ना कुछ तरह की स्पीड्स डिफाइन की, एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहाँ से आया, फिर मैं आपको URMS रूट मीन स्क्वायर का भी फॉर्मूला बताऊंगा कहाँ से आया, फिर एक UMPS, एमपीएस बोले तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ से आया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसकी वैल्यू भी बताएंगे कहाँ से आया। देखो तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड आप ऐसे कर सकते हो कि आपने बहुत छोटे छोटे रेंज लिए, और आपने कुछ इस तरह से लिखी चीज़ों को, देखो dn1, बहुत ध्यान से देखना ना, dn1 u1 स्पीड पे dn1 मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक्चुअली वो u1 नहीं है, u1 प्लस du है, u1 से u1 प्लस du, वो उस स्पीड के बीच की बात हो रही है, बट अप्रोक्सीमेटली उसको u1 माना यूजिंग दिस काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, तो ये हुआ प्लस dn2, अब ये dn2 है और ये u2 है,
dn2u2। हाँ थोड़ा एरर आएगा भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा एरर आएगा, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है उसके क्लोज पहुंचने का। ऐसा करके हमने डिवाइड कर दिया dn1 प्लस dn2 प्लस dn3 कुछ इस तरह से, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान ले रहे हैं, n बोलते रहे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान ले रहे हैं, n बोलते रहे। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो ऊपर वाली चीज है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? जी हाँ, इंटीग्रेशन अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो देखिए छोटी छोटी स्ट्रिप्स को ऐड कर रहे हैं, छोटी सी स्ट्रिप ऐड किया, छोटी सी स्ट्रिप, छोटी छोटी स्ट्रिप्स को ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं कि u dn इंटू यू का मैं पूरा इंटीग्रेशन कर दूं, dn इंटू यू का मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दूं, कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दूं और डिवाइड करूं इसे n से, डिवाइड करो इसे n से। इंटीग्रेशन किस रेंज पे करा सर आपने, किस रेंज पर करा? मैं तो कह रहा हूं 0 से इन्फिनिटी पूरी रेंज पे करना पड़ेगा मुझे। dn और u 0 से इन्फिनिटी हर वेलोसिटीज पर, 0 से इन्फिनिटी, इस तरह से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं और यहां पर डिवाइड बाय n करूं विच इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल सकता है, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल सकता है। अच्छा सर dn कहां से आएगा? अरे dn के लिए ये है ना, देखो ये इक्वेशन दिख रहा है, ये तो ये dn ये ऐसा आएगा, ये du के टर्म्स में दिख रहा है आपको, du के टर्म्स में, तो इसको जब हम लिखेंगे du के टर्म्स में, तो ये du के टर्म्स में आ जाएगा u इंटू du समथिंग समथिंग समथिंग, 0 से इन्फिनिटी हर स्पीड को हमने चेक कर लिया, हर स्पीड को चेक कर लिया, 0 से इन्फिनिटी तक हर स्पीड जो जो पॉसिबल है वो चेक कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिए। तो क्या ये यही चीज नहीं आ गई? क्या ये इस चीज की वैल्यू नहीं आ गई इक्वेशन से? थोड़ा गहरा है यार, अगर आप बिलो एवरेज बच्चे हैं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, मैं बहुत सीधे ब्लंटली बोलता हूँ बातों को, ठीक है? अगर आप बिलो एवरेज बच्चे हैं तो हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इवन आपको अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में पाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा इसको एकदम बारीकी से समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना गहराई से पूछा नहीं जाता है ये सब चीज़ें। जो बहुत अच्छा रैंक एस्पायर करते हैं, टॉप 3 डिजिट रैंक्स, इस तरह के जो रैंक्स एस्पायर करते हैं, वो बच्चों को एकदम अच्छे से पढ़ के जाना होता है एक एक बारीकियों को, ठीक है? सो dn इंटू यू अपॉन एन। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये इंटीग्रेट होने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है √8 RT बाय एम, √8 RT बाय एम, ये वैल्यू निकल के आता है। यहाँ ध्यान देना ये जो m यूज होता है ये यूनिट्स को अगर आप देखेंगे तो ये किलोग्राम्स में होता है, ठीक है? वो तो खैर आसान बात है। तो ये कुछ इस तरह से निकल के आता है, ये फॉर्मूला है यू एवरेज का। तो देखो मैक्सवेल की इक्वेशन से ही आ रहा है यू एवरेज का फॉर्मूला। इसी तरह से यू आर एम एस आएगा, इसी तरह से यू आर एम एस आएगा। यू आर एम एस हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर के लिए क्या करोगे बेटा? यही करोगे ना, dn1 वेलोसिटी वाले यू स्क्वायर, ऐसे ही करोगे, u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर पे dn1 मॉलिक्यूल्स, dn1 मॉलिक्यूल्स है, u2 स्क्वायर, u2 वेलोसिटी पर तो उसी का u2 स्क्वायर कर रहा हूं, उस पर dn2 मॉलिक्यूल्स हैं, u3 स्क्वायर dn3 मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस अप टू प्लस प्लस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ना ये dn1 मॉलिक्यूल्स प्लस dn2 मॉलिक्यूल्स, ये सबका सम भी आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इस n में हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स डिस्टिंक्ट वेलोसिटीज के साथ हैं, नहीं, dn1 u1 वेलोसिटी पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, u2 पे जितने हैं, सबको लिख रहे हैं। वो आपको बाकायदा डेरिवेशन से समझ आ रहा होगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ऑल्दो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बिलो से बिलो एवरेज बच्चे को भी चीजें समझ में आए। एक बार में नहीं आ रही है बेटा तो दूसरी बार देखेंगे, ठीक है? अगर आप बहुत ही पुअर है तो फिर हो सकता है चीजें उतने ढंग से ना घुसे दिमाग में। सो दिस, अब बेटा इसके लिए क्या करोगे? देखो ऊपर आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप यही करोगे ना, dn इंटू यू का स्क्वायर अपॉन n, और फिर वही लिमिट रख दो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर से dn की वो वैल्यू आएगी, फिर इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट करके फिर फॉर्मूला बनेगा। और इस बार जो फॉर्मूला बनता है, जी हाँ, वो वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको पीछे यूज करके बताया है। UMPS, sorry, URMS was √3 RT by m. Yes.
सो यू आर एम एस इसी से बन रहा है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ठीक है। ये दो वेलोसिटीज मैंने बताई, फॉर्मूलाज बताए। यहाँ भी m बेटा kg में अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालने को आता है तो m kg में आ रहा होता है, ठीक है। यूनिट्स के साथ आप देख लेना, वो r की यूनिट t की यूनिट डालना तो आपको मिल जाएगा कि वो kg में आ रहा होता है। चलिए, मीटर पर सेकेंड में URMS। दूसरी बात, जब मैं बात करूंगा UMPS, एक और तरह की वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं UMPS। UMPS इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी स्पीड जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं। लिख लो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नाम से समझ में आ रहा है, फिर से सुनेंगे। एक ऐसी स्पीड जिसके साथ, एक ऐसी स्पीड जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो कौन सी स्पीड होगी, वो हम देखेंगे आगे, वो स्पीड का रेंज क्या है, बट डेफिनेशन पहले देख लीजिए कि वो कौन सी स्पीड है जिसमें जिसका डीएन सबसे हाई है। समझ रहे हो, जिसका डीएन सबसे हाई है, फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट दैट स्पीड इज मैक्सिमम, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। लेकिन फिर वही बात है, सर एट पर्टिकुलर स्पीड तो निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। अगेन जो एमपीएस एक्चुअल में होता है, ये यूएमपीएस प्लस से लेकर यूएमपीएस प्लस डेल्टा यू, ये रेंज होता है। एक्चुअल में ये रेंज होता है, बट हम अप्रोक्सीमेटली इसको यूएमपीएस मान लेते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे आपको, ठीक है। वो होता रेंज है, बट हम उसको UMPS ही मान लेते हैं। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इस इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन में, अगर मैं इस इक्वेशन का मैक्सिमा फाइंड कर लूं तो मैक्सिमा का क्या मतलब आएगा कि कौन सी वैल्यू है यू की कौन सी वैल्यू है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ यू, एट व्हाट वैल्यू ऑफ यू। एक्चुअली वो यू की वैल्यू नहीं आके वो रेंज आएगी, बट ठीक है, आप एक छोटा सा रेंज ले लेंगे। एट व्हाट रेंज ऑफ यू के किस रेंज पर डीएन मैक्सिमम है, निकाल सकते हैं। किस रेंज पर डीएन मैक्सिमम है ये बताया जा सकता है, और फिर उसी रेंज को हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे और उसको हम कहेंगे यूएमपीएस। तो एक्चुअली इस फंक्शन का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्चुअली इस फंक्शन का मैक्सिमा फाइंड करना पड़ेगा। और मैक्सिमा फाइंड करना अभी तो नहीं कर सकते, आसान नहीं है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन हाँ, करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है यूएमपीएस की, वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज एक्चुअली अंडर रूट 2RT/m, अंडर रूट ऑफ 2RT/m। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। तो इसके बाद आएगा अपना कर्व प्लॉटिंग। हम इसी इक्वेशन का यूज करके करेंगे कर्व प्लॉटिंग, और कर्व प्लॉटिंग हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग कर्व प्लॉटिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा मज़ा आया होगा। कॉन्सेप्चुअल था, काफ़ी छोटी छोटी बातें थी, बट काफ़ी ज़रूरी थी। और मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग इसको गलत सलत पढ़ाते रहते हैं, तो आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ गलत नहीं मिल सकती, ये दावा है, ठीक है। ये दावा है, कॉन्सेप्चुअली आपको कोई चीज़ गलत नहीं मिल सकती, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, हम काफ़ी हैं। सभी चीज़ों में कोई भी आपको गलतियाँ कॉन्सेप्चुअली नहीं मिल सकती, और इसी तरह से आपको पढ़ना होगा टू गेट बेस्ट आउट ऑफ यू। ओके, सो फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, ऐप इंस्टॉल फटाफट करिए, और बाकी के चैप्टर्स इसी तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए कंप्लीट वहाँ रखा हुआ है,
रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, आप वहाँ करते जाइए, जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं वो करिए, फिर जो डिस्कशन लाइव डिस्कशन हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए। अलॉन्ग विद दैट ऑर्गेनिक की लाइव क्लासेस अटेंड अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास 10 o'clock के बाद समय खाली है तो कुछ नहीं, वो 1 से मतलब 75 मिनट्स की लगभग क्लास होती है, बट वो काफ़ी डेंस क्लास होती है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उसमें, काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें बताई जाती हैं बिना टाइम पास के, तो आपको काफ़ी बेनिफिट उससे भी हो सकता है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर अवर वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर जूनियर्स एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।